हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों साइंस के सीखने का सिलसिला रोज रात 8 बजे रहता ही है और इसी प्रकार आगामी दिनों में भी आप रोज रात 8 बजे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसमें हम उन तमाम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो पिछले पेपरों में आप लोगों को बहुत बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो रोज रात 8 बजे मेरे साथ यूं ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। जैसा कि क्वेश्चंस नंबर आज हम यहां से देखने वाले हैं, 121 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि 121 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्या एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधि का प्रयोग होता है। एड्स जो होता है, इस एड्स में किस प्रकार की औषधि का हम लोग उपयोग करते हैं उसके बारे में हमें पूछा गया है। देखो, एड्स जो होता है ना, इसका कई बार परीक्षाओं में पूरा नाम भी पूछा जाता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। और एड्स एक वायरस जनित बीमारी होती है। कैसी होती है? वायरस जनित बीमारी होती है। इसके लिए जो वायरस काम करता है उस वायरस का नाम होता है दोस्तों क्या? HIV वायरस होता है। तो परीक्षा में इस एड्स का पूरा नाम भी हमें पूछा जाता है और HIV का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो एड्स का पूरा नाम तो आप लोगों के दिल दिमाग और जहन में पहुंच ही चुका होगा कि एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। उसी अनुसार ध्यान में रखिएगा कि एड्स के लिए जो वायरस कार्य करता है उस वायरस को कहा जाता है HIV वायरस। और HIV वायरस का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका पूरा नाम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का पूरा नाम होता है। तो एड्स जिस वायरस के द्वारा होता है उस वायरस को हम कहते हैं क्या? HIV वायरस कहते हैं। तो ये जितनी भी तमाम बातें हम लोगों ने यहां से पढ़ी हैं उनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जुड़ाव की चीजें हैं, परीक्षाओं में आप लोगों को पूछी जा सकती हैं। लेकिन यहां तो हमें औषधि के बारे में पूछा गया है कि देखिएगा, जो HIV जो वायरस होता है ये रेट्रो फैमिली का वायरस होता है। कैसी फैमिली का होता है? रेट्रो फैमिली का वायरस होता है। और अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। यहां देखो ऐसे दिया गया है एंटी रेट्रोवायरल जो दवा होती है वो एड्स की स्थिति में काम में ली जाती हैं। और इसी के साथ ध्यान में रखिएगा AZTB एड्स की रोकथाम के लिए जो औषधि होती है वो काम में ली जाती हैं। तो या आप लोगों को AZTB ऑप्शंस में मिल सकता है या C ऑप्शंस में हमारे पास लिखा गया है एंटी रेट्रोवायरल दवा। ये एड्स के उपचार के लिए काम में लिया जाता है। एड्स को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन उसके लक्षणों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारा C विकल्प में सही जवाब लिखा गया है। तो आप लोग जान पाए होंगे, इसकी जुड़ाव की चीजों को भी आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम लोगों को दिया गया है कि धन्वंतरी थे प्रसिद्ध। धन्वंतरी जो थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। फटाक से लिखिएगा, देखिए कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। धन्वंतरी किससे संबंधित थे? धन्वंतरी संबंधित थे किससे? चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। किससे? चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। बस इसमें कुछ ज्यादा हमें सीखने को नहीं था। एक आसान सी बात आप लोगों को राजस्थान पुलिस के पेपर में जब पूछी गई थी तो आप लोगों को बताना था कि धन्वंतरी किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्रीय चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था हमारा कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चंस तो इतना पुराना हो गया है कि बहुत से एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला है। RPF के पेपर में भी पूछा गया सवाल है, रेलवे के पेपर में भी पूछा गया सवाल है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। और यहां तक कि राजस्थान पुलिस के पेपर में तो पूछा गया है। आगामी एग्जाम में भी आपको इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज में आप शुरू से एंड तक एक ऊर्जा पूर्वक बन के सभी वीडियोस में आप रोजाना रात 8 बजे मेरे साथ यहां समय बिताएं, जिससे कि आगामी एग्जाम में साइंस से संबंधित जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं उनको आप पूरे ध्यान के साथ वहां डील कर सकें। चलिए तो बताते हैं आप क्वेश्चन का सही आंसर कि
सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस होती है वो होती है कौन सी? नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है कौन सी? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। और इस नाइट्रोजन गैस का परसेंट यदि परीक्षा में पूछा जाए तो नाइट्रोजन गैस के परसेंट होता है वायुमंडल में कितना? 78% होती हैं। बात रही किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है। क्या मैंने यहां से आपको क्या बताया कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस तो नाइट्रोजन होती है, लेकिन वायुमंडल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, और इसका प्रतिशत होता है लगभग कितना? 21% होता है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ये वायुमंडल में 99% हिस्से का योगदान रखती हैं, वो भी गैसों में। 78% पे तो नाइट्रोजन पाई जाती हैं और 21% पे ऑक्सीजन पाई जाती हैं। और ये दोनों जो गैसें होती हैं, दोनों गैसें जितनी भी गैसें होती हैं उन तमाम गैसों का 99% हिस्से का बनावट करती हैं या उनमें योगदान अपना रखती हैं। तो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है कौन सी? ऑक्सीजन होती है। तो दोनों ही बातों के बारे में आप लोग यहां से अंतर अब आप कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर होता ए, हमारा राइट जवाब होता। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखो कई बार डाउट होता है कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग तो हम लोग कहां करते हैं? आग को जलाने में। आग को जलाने में, आग को जलाने में जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो गैस होती है मेरे दोस्त कौन सी? ऑक्सीजन गैस। इसी क्रम में हम लोगों को ऐसे पूछा जाए आग को बुझाने के लिए कौन सी लेते हैं? आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का सहारा लिया जाता है? तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। देखिएगा कि आग को जलाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। लेकिन आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का सहारा लेते हैं? आग को बुझाने के लिए कौन सी? CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। और वो भी दोस्तों झागदार CO2 होती है, कहने का मतलब फोमदार CO2 का उपयोग किया जाता है। तो यहां से सही जवाब होता हमारा ए ऑप्शंस, यहां से हमारा राइट जवाब होता। राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल है, आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को यहीं से कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसी सीरीज में आप रोजाना रात 8 बजे मेरे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों आपको बता दूं, इस सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले डील किया है या आगामी दिनों में हम आप लोगों के साथ डील करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों की PDF आप लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं? आप लोग प्ले स्टोर से लामासर ऐप को डाउनलोड करें। जैसे ही प्ले स्टोर से आप लामासर सर्च करोगे तो लामासर ऐप आप लोगों को वहां ऊपर दिखाई दे ही देगा। इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इसके बाद आप लोग साइंस स्पेशल बैच में जाइएगा। साइंस स्पेशल बैच में जैसे ही आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को 3 सेक्शन वहां से देखने को मिलते हैं। एक तो बायोलॉजी का सेक्शन देखने को मिलेगा, एक केमिस्ट्री का होगा और एक फिजिक्स का होगा। इन तीनों सेक्शनों के नीचे जो आप लोगों को PDF दिखाई देगी वो राजस्थान पुलिस में साइंस से संबंधित आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। ऐसा है नहीं कि वो अन्य किसी एग्जाम में आपके लिए काम नहीं करेगी, वो अन्य एग्जाम में भी आप लोगों के लिए कार्य करेगी। तो यहां से आपको जो चौथा नंबर का जो आप लोगों को दिखाई देगा, PDF का फॉर्म दिखाई देगा, PDF दिखाई देगी। और ये PDF वो PDF होगी जिसमें हम इन क्वेश्चनों को पिछली क्लासों में पूरा किया है या आगामी दिनों में उन क्वेश्चनों को हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं। तो PDF को डाउनलोड करने के लिए या PDF को देखने के लिए प्ले स्टोर से लामासर ऐप को आप लोग डाउनलोड करें। उसमें से भी आप साइंस स्पेशल बैच में जाइएगा। जैसे ही आप लोग साइंस स्पेशल बैच में जाते हैं तो आप लोगों को एक चौथे नंबर पे एक PDF मिलती है। वो ये PDF होगी जो इन क्वेश्चनों को हम यहां से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ऐसा आप लोग कर ही लेओगे। और दोस्तों यदि आप लोगों को इसी प्रकार यदि आप लोगों को साइंस स्पेशल कोर्स चाहिए तो वो भी आप लोग वहां से ले ही सकते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था हमारा कि वस्तु का बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं।
वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? देखो, समतल दर्पण तो वस्तु का बराबर साइज का प्रतिबिंब बनाता है। ये ऑप्शंस तो बाहर हो चुके हैं। आगे बात करें, हम अन्य ऑप्शंस के बारे में बात करें तो अवतल जो दर्पण होता है यह सभी प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। और ध्यान में रखिएगा सदैव, जो लेंस या जो दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है वो सदैव वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां से हमें बड़ा और आभासी दिया गया है और इससे रिलेटिव और आप लोग बात ध्यान में रख सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। और कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है। जो दर्पण या जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं वो सदैव वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। लेंसों की बात करें तो लेंसों में उत्तल लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण में अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना? तो ए विकल्प हम लोगों का यहां से आसान सा जवाब होता। बाकी लेंस के ऑप्शंस यहां से मिलते तो उत्तल लेंस हमारा यहां से सही जवाब और एक प्यारा सा जवाब होता। इसी प्रकार दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या क्या रहने वाला है। ऐसा आप लोग रोज मेरे साथ 8 बजे अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखिएगा जिससे कि इस सीरीज को हम बहुत आगे तक लेकर चल सके। जैसा कि अगला क्वेश्चन था हमारा, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक जो रस होते हैं, मतलब हमारा जो पाचन तंत्र होता है, इस पाचन तंत्र में एकमात्र अम्ल ही पाया जाता है और वो दोस्त होता है कौन सा? HCl अम्ल होता है। और वो भी कहाँ उपस्थित रहता है? हमारा जो आमाशय होता है, इस आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल को हम HCl या उसी को हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे कहा जा सकता है या आप लोगों को HCl वहां ऑप्शंस में मिल सकता है। इसी के साथ यदि हम इसके कार्य के बारे में जानें कि ये आमाशय में क्यों पाया जाता है, आमाशय में पड़े जितने भी एंजाइम होते हैं उन सभी एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है जिससे कि वो पचाने में सक्षम हो सके। तो आमाशय में पड़े जितने भी एंजाइम होते हैं उन सभी एंजाइमों को सक्रिय करने का काम कौन करता है? HCl करता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जा सकता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल होता है HCl जो हमें बाई बर्थ मिलता है। बाई बर्थ का मतलब यह है कि हमारे को हमारे मम्मी के द्वारा मिलता है, मतलब हमारे पूर्वज जो होते हैं उनसे मिलता है। तो सही विकल्प आप लोग यहां से चुनाव कर सकते थे, बी आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। बाकी H2SO4 की बात करें तो इसको कहा जाता है दोस्तों क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जो गाड़ियों की जो बैटरी होती हैं, इस गाड़ियों की बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग करते हैं वो होता है कौन सा? H2SO4 होता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो खट्टा जो दूध होता है, इस दूध में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो यहां तो हमें आमाशय के बारे में या हमारे पेट के बारे में पूछा जा सकता है, तो बताइएगा कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उसी को कहा जाता है। इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने परोसता हूं, जैसा कि दिया गया है, रेड रोट बीमारी किस फसल की है? यह भी आप लोगों को राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया सवाल था, इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को यदि आप लोग आज ही इस वीडियो में यदि आप बने हुए हैं, इसके पिछले वीडियोस को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों पहले आप इसके पिछले वीडियोस को क्रम से देखते आइएगा, जिससे कि पढ़ने का भी मजा आप लोगों को आएगा। और ये क्वेश्चंस आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसकी सभी क्लासों में आप कंटिन्यू रखे देखिएगा। और आगामी दिनों में जितनी भी क्लासें होने वाली हैं वो रात 8 बजे ही होने वाली हैं। आप रोज रात 8 बजे मेरे साथ क्लास में यहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में एक आसान सी बात और एक छोटी सी बात हम लोगों को यहाँ से पूछी गई है कि रेड रोट बीमारी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। रेड रोट बीमारी जो होती हैं वो दोस्तों किससे संबंधित होती हैं? गन्ने से संबंधित होती हैं। किससे होती हैं? गन्ने में होने वाली बीमारी होती है कौन सी? रेड रोट बीमारी जो होती है वो किसमें होती है दोस्तों? गन्ने में होती हैं। तो आप लोगों का यहां से सही जवाब होता क्या? गन्ना आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। चलिए तो इसी प्रकार बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन था हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है?
परिवर्तन के बारे में पूछा गया सवाल है। ये तो परिवर्तन का तो एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर साल किसी ना किसी पेपर में हमारे को मिलता ही है इस टॉपिक से क्वेश्चन। एलडीसी की बात करें तो एलडीसी के तो सभी पेपरों में एक आध क्वेश्चंस पूछा गया है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये भी। पहले तो परिवर्तन को समझिएगा। परिवर्तन जो दोस्तों होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन, कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, और एक होता है कौन सा, भौतिक परिवर्तन होता है। और इस रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल उसके रंग, अवस्था, इनमें ही परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। किसमें नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है बट भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब चलते हैं ऑप्शंस में। भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है तो देखो, दूध के फटने पर वापस दूध में कन्वर्ट थोड़ी ना हो सकता है, अब तो नया पदार्थ बन चुका है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पचना, अब भी इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है, ये वापस पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकता है। ये ऑप्शंस बार हो चुके हैं। एक बार रसोई गैस जल गई तो रसोई गैस जल गई तो जली गई, वापस पुनः पहले वाली अवस्थाओं में नहीं आ सकती। बाकी जल में चीनी घुलना, जल का चीनी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। उस घुली हुई चीनी को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो यहां से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण था सी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब। और एक आसान सी बात आप लोगों को यहां से बतानी थी, कमेंट बॉक्स में आप ऐसा लिख ही सकते थे कि सर सी यहां से सही जवाब हमारा होने वाला है। बाकी आगामी एग्जाम में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में यदि अंतर आप लोग कहीं करते हो तो यहां से नए पदार्थ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है जबकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार सी विकल्प हमारा यहां से राइट जवाब होता। चलिए, तो कुछ एक आध क्वेश्चन और हैं, इनको पूरा करके हम सेशन को यहां से खत्म ही करने वाले हैं। तो रोजाना आप इस 15 से 20 मिनट के दौरान आप लोग साइंस के सीखने के सिलसिले में मेरे साथ आप लोग जुड़ते होंगे। और सेशंस दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो अपने अन्य साथियों को भी आप लोग शेयर करें, इसको लाइक करें और क्लास के अंत में आप एक प्यारा सा कमेंट भी यहां से देकर जाएं। जैसा कि पूछा गया है हमें कि रसायन शास्त्र की वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो वह अणु कणों से बनी होती है। अब देखिएगा, यहां से पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अपन विभाजित नहीं कर सकते। वो मेरे दोस्त होता है कौन सा, तत्व होता है। कौन सा होता है, तत्व। इस तत्व को अपन विभाजित और अधिक टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं, तो बी विकल्प हम लोगों का यहां से सही जवाब होता। बढ़ते हैं इसी प्रकार अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। यदि इसी क्रम में आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े होंगे तो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के दिल में पहुंच पाए होंगे, दिमाग में आप लोग उनको समझ पाए होंगे। निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? दिए गए जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में हमें बताना था कि कौन विद्युत का चालक नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में चुनाव करना था कि विद्युत का चालक कौन नहीं होता है। देखिएगा, किसी भी वस्तु के या किसी भी धातु में या अन्य कोई पदार्थ है आप लोगों के पास, यदि वो विद्युत की चालक है, यदि वो विद्युत की क्या है, चालक है, तो चालक होने के लिए उसमें कम से कम क्या होने चाहिए दोस्तों, उसमें होने चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही संभव हो सकती है विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या संभव होती है, विद्युत धारा संभव हो सकती है। ऐसा क्वेश्चंस भी आप लोगों को ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि विद्युत धारा के वहन के लिए कम से कम किसी भी वस्तु में होने चाहिए क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो ग्रेफाइट होता है ये भी विद्युत का चालक होता है, तांबा विद्युत का चालक होता है, जो चांदी होती है ये चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। लेकिन जो हीरा होता है ये हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। दोस्तों आप अपनी नोटबुक में एक नोट लगाकर एक बात और यहां से ऐड कर सकते हैं।
वो बात ये है कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु होती है, एकमात्र ऐसी अधातु होती है जो अधातु होने के बाद भी विद्युत की चालन करती है। क्या करती हैं? सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? चालक होती हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु होती हैं, सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। सभी अधातुओं में एक अपवाद होता है, कौन दोस्तों? ग्रेफाइट, जो अधातु होने के बाद भी क्या होता है? विद्युत का चालक करती हैं। क्या करती हैं? विद्युत का चालक होती हैं, जबकि सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ऐसा अभी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो यहां से सही विकल्प होता हमारा ए, यहां से सही जवाब होता, ए राइट जवाब होता। इसी प्रकार दोस्तों आज इस सीरीज में आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट में जुड़े होंगे, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डिजाइन किए थे वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में पहुंच चुके होंगे, उनका आप लोग पाचन भी कर रहे होंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, इसी प्रकार आगामी दिनों में भी आप रोज रात 8 बजे मेरे साथ क्लास में जुड़े रहिएगा, और इसमें हम साइंस को सीखने का और उसको जानने का प्रयास यहां से करते हैं। और दोस्तों अगली क्लास में आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होती है। वीडियो के एंड में यदि आप एंड तक बने हुए हैं तो एंड में आप एक कमेंट में लिख के जाइएगा, एक प्यार भरा कमेंट आप लोग लिख के जाइएगा। फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।